नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बीएसएफ के जवानों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मतदाताओं से की रिकॉर्ड मतदान की अपील। प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों को स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी मामले में राज्यपाल केशरी के खिलाफ मुखर हुए भाजपा सांसद उदयन। यमुनानगर में नकली उत्पाद की आशंका में कई वस्तुओं के सैंपल किए गए सील। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा प्रहरियों की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि सभी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। ये भारत की रक्षा करने और अत्यंत परिश्रम के साथ हमारे देश की सेवा करने का उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक बल है। मैं प्राकृतिक आपदाओं जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बीएसएफ के नेक काम की भी सराहना करता हूं। उल्लेखनीय है कि आज के दिन ही 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोग, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नागालैंड के लोगों को उनके स्थापना दिवस की दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, नागालैंड के लोगों को उनके स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत नागालैंड की संस्कृति पर बहुत गर्व करता है, जो साहस, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर देती है। मैं आने वाले वर्षों में नागालैंड की निरंतर सफलता की कामना करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह केशरी के आपत्तिजनक बयान देने के मामले में भाजपा के राज्यसभा सदस्य उदयन राज भोसले ने आक्रामक भूमिका अख्तियार किया है। उदयन राजे भोसले ने कहा कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। अगर इसके लिए उन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। छत्रपति उदयन राजे भोसले सतारा में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले राज्यपाल और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर सभी पार्टियां अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करती है, लेकिन इनकी ओर से बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करती हैं, उन्हें महाराज का नाम लेने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। डेटॉल साबुन कंपनी के सेल्स अधिकारी, ड्रग कंट्रोल की टीम व स्थानीय पुलिस ने यमुनानगर के रादौर रोड पर नकली डेटॉल सामान बेचने के आरोप में छापा मारा। बुधवार शाम को छापेमारी के कई घंटों तक जांच के बाद डेटॉल साबुन, हार्पिक क्लीनर व बोरोप्लस क्रीम के सैंपल सीज किए गए। बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर रीतू महला ने बताया कि कंपनी की शिकायत पर रादौर रोड पर स्थित लक्ष्मी एंटरप्राइज दुकान पर डेटॉल साबुन, हार्पिक क्लीनर और बोरोप्लस क्रीम को जांचा गया और कंपनियों के अधिकारियों ने जो फर्क बताया उस आधार पर इन चीजों के सैंपल को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि डेटॉल साबुन और हार्पिक क्लीनर के सैंपल को ड्रग विभाग में भेजा जाएगा और वहीं बोरोप्लस क्रीम आयुर्वेद कंपनी से निर्मित है, इसलिए उसे आयुष विभाग में जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वही दुकानदार के मालिक विपिन कुमार का कहना है कि इन प्रोडक्ट में कोई कुछ भी गलत नहीं है, उनसे पास सारे बिल मौजूद है और वो अधिकारियों को यह दिखा सकते हैं। दुकानदार ने उस सामान के सबूत के तौर पर बिल भी दिखाए, लेकिन ड्रग अधिकारी और कंपनी के सेल्स अधिकारी अपने डेटॉल साबुन की असली और नकली की पहचान का फर्क बताने की बात करते रहे। 6 दिसंबर को मूल श्री कृष्ण जन्मस्थान में हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान को लेकर पाबंद किए गए अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी सहित हिंदू मुस्लिम पक्ष के 16 लोगों के खिलाफ सिटी मैजिस्ट्रेट ने बुधवार को जमानती वारंट जारी किए हैं। गुरुवार को मुचलका न भरने पर इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जाएगा। गौरतलब हो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ईदगाह में 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। इसके बाद गोविंदनगर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने 26 नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्षों को नोटिस भेजकर पाबंद कर दिया। इनमें से 13 पदाधिकारियों ने सिटी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचकर मुचलके भर दिए, लेकिन दोनों पक्षों के 16 लोगों के न पहुंचने पर इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। गुरुवार सिटी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाहिर है कि हाजिर होकर इन्हें मुचलका भरनी होगी। इन्हें 29 नवंबर को मुचलके भरने के लिए बुलाया गया था। हाजिर ना होने पर सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगी, ये आवश्यक है। उसके बाद सभी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। बुधवार शाम एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने कहा कि शहर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। दोनों समुदाय सौहार्द और माहौल को शांत बनाए रखे। कोई भी गड़बड़ी की गई तो सख्ती के साथ निपटाया जाएगा। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर से G20 का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। इस गौरवशाली क्षण को यादगार बनाने के लिए देश भर के 100 ऐतिहासिक स्मारकों पर G20 के लोगों के साथ 1 से 7 दिसंबर तक लाइटिंग की जाएगी। इन स्मारकों में दिल्ली के कुतुब मीनार, पुराना किला, सफदरगंज का मकबरा, लाल किला और हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार G20 की बैठकों के लोगों के साथ उससे जुड़ी जानकारियां भी स्मारकों के बाहर लगाई जाएगी।
भारत को अध्यक्षता मिलने के बाद देश में G20 की बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। अगले साल यानी कि 9 से 10 दिसंबर को G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा। इससे पूर्व देश के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठक आयोजित होंगे। पहले G20 की शेरपा बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी। उल्लेखनीय है कि G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप संघ भी शामिल है। काशी तमिल संगमम को लेकर तमिलनाडु के लोगों में किस कदर उत्साह है, इसका नजारा बुधवार शाम को देखा गया। संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के होसूर जिले के निवासी राजन अपनी पत्नी रामालक्ष्मी के साथ 32 घंटों में 1800 किलोमीटर की यात्रा बाइक से तय करके काशी पहुंचे। जिसने भी उनके जज्बे के बारे में सुना, उनका जमकर उत्साहवर्धन कर स्वागत किया। राजन ने बताया कि वो एक सुंदर यात्रा पर तमिलनाडु से निकले थे। उन्हें ये जानकारी थी कि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानकारी के बाद उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान उन्होंने 2 जगहों पर विश्राम किया और वो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे। राजलक्ष्मी ने हर हर महादेव के नारे के साथ खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम काशी पहुंचे हैं। काशी में आयोजित काशी तमिल संगमम में हम शामिल होकर अपने आप को काफी खुशनसीब समझ रहे हैं। इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं। राजन ने बताया कि हमारा यात्रा काफी यादगार रहा। हम दोनों पति पत्नी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा एक साथ तय की। यात्रा में थोड़े बहुत कठिनाई भी आई, लेकिन यात्रा काफी अनुभव और सुंदर सुखद भी रहा। इस तमिल संगमम में हम लोग पहुंचे थे। यहाँ भी विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम हिस्सा लेंगे। राजलक्ष्मी ने कहा, पति एक बहुत ही अच्छे कुक हैं जो दक्षिण के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों बनाते हैं। भारत का बांग्लादेश दौरा रविवार से शुरू हो रहा है। पहला वनडे मुकाबला शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बतौर कप्तान रोहित शर्मा और तमीम इकबाल आमने सामने होंगे। भारत ने इस स्टेडियम पर इससे पहले कुल 10 वनडे मैच खेले हैं और जीत प्रतिशत भारत का बहुत ही ज्यादा है। भारत बनाम बांग्लादेश पहला वनडे रविवार 4 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 11:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस 11 बजे होगा। न्यूजीलैंड दौरे से आराम लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल की यहां वापसी हो रही है। सूर्य कुमार यादव को इस सीरीज से आराम दिया गया है। चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले एक अंतरिक्ष यान में सवार 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने बुधवार को वहां मौजूद अपने 3 सहकर्मियों से मुलाकात की। इसके साथ ही अंतरिक्ष में पहली बार देश के 6 अंतरिक्ष यात्री इकट्ठा हुआ। चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष यान के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों फी जुनलोंग, डेंग किंगमिंग और झांग लू को रवाना किया था। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सेंझौ 15 अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिमी चीन स्थित जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। सरकार सिन्हुआ समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद 3 लोगों ने 3 नए क्रू सदस्यों का गले लगाकर स्वागत किया। उन्होंने एक सामूहिक तस्वीर भी खींची। चीन के तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया को सुपर पावर बनाने की कसम खा ली है। अमेरिका का दावा है कि वो उसकी बराबरी करना चाहता है।
अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उत्तर कोरिया जो भी मिसाइल परीक्षण कर रहा है उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि किम जोंग उन इन परीक्षणों के सहारे अमेरिका की बराबरी करना चाह रहे हैं। बता दें कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से लगातार मिसाइल दागी जा रही है। कई शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों और इंटरकनेक्टेबल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण दक्षिण कोरिया को धमकाने के लिए किया गया। न्यूज एजेंसी KCNA के अनुसार किम जोंग का विश्वास 18 नवंबर से और बढ़ गया है, जब ICBM हॉवसॉन्ग 17 मिसाइल का परीक्षण उन्होंने अपनी बेटी के मौजूदगी में किया। ऐसा माना गया है कि यह मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। हरियाणा में 60 गज के मकान में रहने वाली एक बुजुर्ग को बिजली विभाग ने 22 लाख रुपए के करीब बिजली भेजा। विरोध में बुजुर्ग महिला ने निगम के दफ्तर के बाहर ढोल बजवाए और मिठाई बांटी। दरअसल पानीपत में सब डिवीजन और बिजली निगम कार्यालय में बिजली बिल ज्यादा आने पर अलग तरह से खुशी मनाई गई। संत नगर की रहने वाली 65 वर्षीय महिला सुमन का 60 गज के घर का बिजली बिल 21,69,000 रुपए आया, जिसके बाद उन्होंने बिजली निगम में ढोल बजवाया और अधिकारियों के लिए मिठाई लेकर पहुंच गई। बुजुर्ग महिला सुमन का कहना है कि उसके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं और वो अब अपना घर बेचने जा रही है, जिसकी खुशी में उन्होंने निगम में ढोल बजवाए। सुमन अपने 60 गज के घर में अकेली रहती हैं और मित्तल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती हैं। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अदानी समूह की खुली पेशकश के बीच प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने 29 नवंबर से RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। प्रणय रॉय NDTV के अध्यक्ष हैं और राधिका रॉय कार्यकारी निर्देशक है। NDTV के एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि RRPR होल्डिंग के बोर्ड ने सुदीप्त भट्टाचार्य, संजय पुगलिया और सेंथिल सिन्नया चिंगलावारन को निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। एक खबर के मुताबिक 23 अगस्त को गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह ने टेलीविजन चैनल NDTV लिमिटेड में 29.18% हिस्सेदारी को खरीद लिया। उसके बाद समूह ने कहा कि वो कंपनी में और 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नियमों के हिसाब से एक खुली पेशकश शुरू करेगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में पढ़ रहे मेडिकल छात्र की संदेहास्पद मौत से जमुई जिले के परिवार पर पहाड़ टूट गया। मेडिकल के छात्र प्रियरंजन उर्फ गोलू की संदिग्ध मौत हुई है और कॉलेज का कहना है कि उसने सुसाइड किया है, जबकि प्रियन रैगिंग का आरोप लगा रहे हैं। पढ़ने लिखने में होनहार प्रियरंजन जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के महतपुर गांव से था। कोलकाता से मेडिकल छात्र की शव आने के बाद परिवार वाले और ग्रामीण आक्रोशित हैं, जिन्होंने हत्या का मामला बताते हुए जमुई नाबदा सड़क मार्ग जाम कर कार्रवाई का मांग की। उधर परिवार वालों का आरोप है कि प्रियरंजन को उसके सीनियर टीचर और उसके बाकी दोस्त टॉर्चर करते थे। संभव है कि उन्हें लोगों ने उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जिले के सुदूर महतपुर गांव में एक साधारण परिवार से आने वाला प्रियरंजन होनहार छात्र था। कड़ी मेहनत से उसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कॉलेज में मेडिकल में दाखिल करवाया गया था। मौजूदा समय में वो मेडिकल के सेकेंड ईयर का छात्र था।
यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीट शामिल है। मगर जैसे ही मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। अब इस मामले को लेकर पार्टी के महासचिव प्रो रामगोपाल यादव निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि स्थानीय प्रशासन लोगों पर दबाव बना रहा है। 27 नवंबर को सपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। इसमें अफसरों पर बीजेपी के समर्थन में वोट डालने के लिए लोगों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। पार्टी नेताओं का कहना था कि मैनपुरी में डीएम, एसएसपी, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों और बीडीसी सदस्यों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। वहीं आज करीब 11:30 बजे राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपी। आजकल बच्चों में पढ़ाई का डर इतना हावी होने लगा है कि बच्चे पढ़ाई के डर के कारण आत्महत्या तक करने लगे हैं। ताजा मामला हरियाणा के अंबाला जिले का है। ये एक दुखद घटना है। यहाँ पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। वजह पढ़ाई बताई गई है। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय 12वीं की छात्र ने पढ़ाई के डर से आत्महत्या कर ली। वहीं नाबालिग छात्र का पिता प्लम्बर का काम करता था। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।